हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कपा को देखे जाने की कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। आप में से जो लोग कपा के बारे में जानते हैं वो लोग मेरी इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और जो लोग कपा के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी एक पहली वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने कपा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कपा को देखे जाने के बारे में ये जो घटना है ये सारी मुझे रेडिट से मिली है। इनका सही होने का कोई भी प्रमाण मेरे पास नहीं है, तो ये मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको सही मानते हैं या झूठ। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में अंधेरों में अंधेरों में। कपा एक जापानीज अर्बन लेजेंड। कई लोगों ने इसको देखे जाने का दावा किया है और कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये बस कहानियां हैं। किसी के पास भी इसको देखे जाने का प्रमाण नहीं है, लेकिन इसको देखे जाने के बारे में अलग अलग कहानियां हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने साथ घटी घटनाओं को बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने कपा को अपनी आंखों से देखा है, और कई लोग तो उसके हमले से बचे भी हैं। ये घटना उन्हीं लोगों के बारे में है। अब आगे की कुछ घटनाएं मैं आपको उन्हीं लोगों के नज़रिए से बताऊंगा। ये घटनाएं सच्ची हैं या बस हंसी मजाक में बनाई गई घटनाएं, इसका मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। तो ये मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको सच माने या बस मजाक। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं और अब आगे की घटनाएं मैं आपको उन्हीं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जापान में ही रहने वाले एक लड़के यूकी के साथ घटी थी। ये घटना उसके साथ 1974 में घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको यूकी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम यूकी है और जब मैंने पहली बार कपा को देखा था तब मेरी उम्र करीब 17 साल की थी। मैं उसके हमले से कैसे बचा ये मैं ही जानता हूं। उस दिन मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मैं उस रात को कभी भूल नहीं पाऊंगा। शायद वो मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती। मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पापा और मैं ही रहते थे। हमारा परिवार बहुत गरीब था। मेरे पापा सब्जियां बेचते थे और मैं उनको लाने और ले जाने का काम करता था। हम लोग बड़े शहरों से सब्जियां खरीद के छोटे शहरों में बेचा करते थे। उसी से ही हमारा गुजारा होता था। वैसे तो मेरे पापा ही सब्जियां बेचते थे और मैं घर में मम्मी की मदद करता था, लेकिन एक दिन पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई और मुझे ही सब्जियां बेचने जाना पड़ा। कुछ दिन तक मैं सब्जियां बेचने नहीं गया था, लेकिन जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो मुझे लगा कि अब मुझे ही सब्जियों को बेचने जाना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा घर था हम वहाँ से 4-5 गाँव में ही सब्जियों को बेचा करते थे। हमारा अच्छा मुनाफा भी हो जाता था। मैं सुबह सब्जियां बेचने निकल जाता था और वापस लौटते हुए शाम हो जाती थी। शाम को आते वक्त मैं पापा के लिए दवाइयां भी लेके आया करता था। 3 दिन तक मैंने अलग अलग जगह पर जाके सब्जियों को बेचा। पिताजी कहाँ पर सब्जियां बेचने जाते थे ये मुझको नहीं पता था। उनका जाने का रास्ता मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ऐसे ही मैं एक बार अपने घर से थोड़ा ज़्यादा दूर निकल गया क्योंकि मुझे बहुत देर तक सब्जियों को खरीदने वाला कोई मिला नहीं था। मैं सब्जियों को एक घोड़ा गाड़ी में ले जाता था जिसमें मैं घोड़े का चारा भी रखता था और उसी के साथ सारी सब्जियां भी रखी रहती थी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने लगभग सारी सब्जियां बेच दी। उस दिन मुझे काफ़ी देर हो गई थी। वापस लौटते वक्त काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी, इसलिए मैं एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक गया। हालांकि मैं पूरा भीग चुका था और मेरा घोड़ा भी पूरा भीग चुका था। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही थी और वो बारिश रुक ही नहीं रही थी। जब मुझको ये लगा कि बारिश नहीं रुक रही है और अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो फिर मैं ज़्यादा देर तक रुका नहीं और मैं बारिश में ही निकल गया, क्योंकि मुझे घर पे पिताजी के लिए दवाइयाँ भी ले जानी थी। उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि घर पे माँ और पिताजी परेशान हो रहे होंगे। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था
और बारिश भी और तेज हो रही थी। मैं घोड़ा गाड़ी को भगा ही रहा था और थोड़ी दूर तक चलने के बाद मैं एक कच्ची सड़क तक पहुंच गया जो मेरे घर पे मुझे काफी तेज और जल्दी पहुंचा देती। मैं उसी सड़क पे जा रहा था। उस कच्ची सड़क पे कुछ देर चलने के बाद मेरे घोड़े गाड़ी का एक पहिया फंस गया और वो निकल ही नहीं रहा था। उस कच्ची सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झीलें थीं और बड़े बड़े पेड़ थे। उन झीलों में कई बड़े बड़े दलदल भी थे। मैं वहां से बहुत आराम से निकलने की कोशिश कर रहा था। अगर मेरी घोड़ा गाड़ी हल्का सा भी डिसबैलेंस होती तो शायद उस दलदल में वो पूरा घोड़ा गाड़ी नीचे गिर जाती। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा था। बारिश की वजह से उस पूरे झील का पानी ऊपर चला आया था और रोड भी पूरी पानी से ढक चुकी थी। मैं उसी रोड के ऊपर से अपने घोड़े गाड़ी को लेके जा रहा था। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ पर इतनी दिक्कत हो गई है तो फिर मैं इस रास्ते से नहीं आता, लेकिन मुझे घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैं उसी रास्ते से चला गया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब घोड़ा गाड़ी का पहिया नहीं निकल रहा था तो मुझे मजबूरन घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। वो पानी मेरे घुटनों से हल्का सा नीचे ही था। वहां पर इतना पानी भरा हुआ था कि मैं ठीक से ये भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो पहिया फंसा किस चीज में है। मैं उसी बारिश में ही पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो काफी अंदर तक घुस गया था और मुझे काफी ताकत लगानी पड़ रही थी। काफी ताकत लगाने के बाद भी वो पहिया उसमें से बाहर नहीं आया। मुझे घर जाने की जल्दी हो रही थी और पापा की दवाई भी देनी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घोड़े को गाड़ी से अलग कर दूं और घोड़े के साथ ही घर चला जाऊं, और जब पानी का सतह थोड़ा नीचे आएगा और बारिश रुकेगी तो मैं दोबारा आके इस घोड़ा गाड़ी को वहां से ले जाऊंगा। मैंने यही सोचा और फिर मैं घोड़े को गाड़ी से अलग करने लगा। जब मैं घोड़े को गाड़ी से अलग कर रहा था तो अचानक से मेरा घोड़ा बिदकने लगा। वो मेरे काबू में ही नहीं आ रहा था। मैं उसको रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसको हो क्या गया है। मुझको लगा कि शायद उसके पैर में किसी जानवर ने काट लिया हो, लेकिन उसके पैर में किसी तरीके का कोई भी घाव नहीं था। मैं उसकी रस्सियों को घोड़े गाड़ी से अलग कर ही रहा था, तभी मुझे पीछे से किसी के पानी में कूदने की आवाज आई। वो आवाज सुन के मैं एकदम चौंक गया। बारिश हल्की फुल्की धीमे हो गई थी, इसलिए वो आवाज भी मुझको सुनाई देने लगी। जिस तरफ से वो आवाज आई थी, जब मैंने उस तरफ देखा तो पानी में हल्की फुल्की आकृतियां बनी हुई थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि पानी के अंदर कोई चीज बहुत जोर से गिरी हो या फिर कोई चीज कूदी हो। मैंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद बड़े बड़े पेड़ों से कोई डाली टूट के नीचे गिरी होगी, क्योंकि उस वक्त हवा भी काफी तेज चल रही थी। मेरा घोड़ा भी उसी तरफ ही देख रहा था और वो फिर तुरंत एकदम शांत हो गया। उसके बाद मैंने उसकी सारी रस्सियां खोल दी और वो घोड़ा गाड़ी से अलग हो गया। मैं फिर उसके लगाम को पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे पानी में से दोबारा अजीब सी आवाज आई। इस बार वो आवाज ऐसी थी कि कोई पानी में तैर रहा हो। मैं समझ गया था कि वो आवाज किसी के तैरने की ही थी। मैं फिर उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी, और वहां पे मुझे कोई दिखा। मुझे साफ साफ उसके अंदर कोई चीज तैरती हुई नजर आ रही थी और वो धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही थी। उस चीज को देख के मेरा घोड़ा बहुत ज्यादा डर गया और भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी लगाम पकड़ी हुई थी। हालांकि उस चीज को देख के मैं भी थोड़ा घबरा गया था। वो क्या चीज थी मुझको समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर धीरे धीरे अपने घोड़े के साथ वहां से निकल रहा था और पीछे की तरफ देख रहा था। उस वक्त मुझे हल्का फुल्का डर भी लग रहा था। बारिश धीमी हो गई थी और वहां का माहौल एकदम शांत हो गया था। पानी में उस चीज की तैरने की आवाज लगातार आ रही थी। मैं चुपचाप धीरे धीरे अपने रास्ते पे जा रहा था और तभी वो चीज अचानक से कूद के मेरे सामने पानी से निकल के आई। वो चीज पानी से इतनी जोर से निकल के बाहर आई, ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर से किसी ने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका हो। उसमें बहुत ही तेज रफ्तार थी। वो आके मेरे और मेरे घोड़े के सामने खड़ा हो गया।
उसको मैंने देखा। वो मुझसे करीब 10 से 15 मीटर की दूरी पर खड़ा था। दूर से मुझे सिर्फ उसकी परछाई दिख रही थी। वो एक बच्चा लग रहा था। उसकी हाइट करीबन 3 से 4 फीट की थी, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके का था। वो अजीब तरीके की आवाजें निकाल रहा था और उस आवाज को सुन के मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उस आवाज को सुनने के बाद मेरे सर में अजीब सा दर्द होने लगा और मेरा घोड़ा और ज्यादा बिदकने लगा। जब वो हल्का फुल्का मेरे और पास आया तो उसको मैंने पहली बार देखा। उसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो एक अजीब सा जीव था। उसकी हाइट 4 से 5 फीट की थी और उसका चेहरा एक पक्षी के चोंच जैसा था। उसका सर किसी गोल टोपी जैसा और एक पीठ पे कछुए की कवच, हाथ पैर नुकीले पंजों जैसे। वो एक अजीब ही जानवर था। ऐसा जानवर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वो मेरे तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसकी लंबी लंबी जुबान उसके मुंह से निकल के बाहर लटक रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। उसको देख के मैं बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था और मेरा घोड़ा बहुत ज्यादा घबरा रहा था। जिस जगह से वो पानी से निकल के बाहर आया था और वहां से जब वो मेरी तरफ आ रहा था, कुछ मीटर तक तो वो अपने 4 पैरों पे चला। मुझे उस टाइम यकीन हो गया था कि वो हो ना हो कोई खूंखार जानवर है, लेकिन कुछ मीटर आगे आने के बाद वो 2 पैरों पर खड़ा हो गया और उसके चलने की रफ्तार और तेज हो गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। जैसे ही उसने अपनी चलने की रफ्तार बढ़ाई, मेरा घोड़ा पीछे की तरफ भागने लगा। मेरा घोड़ा उसी तरफ भागने लगा जिस तरफ से हम लोग आए थे। मैंने अपनी घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी और मैं भी अपने घोड़े के साथ ही भाग रहा था। कुछ दूर भागने के बाद मैंने अपनी घोड़े के गर्दन को पकड़ लिया और उसके ऊपर बैठ के चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जितनी तेजी से मेरे घोड़े ने भागने की कोशिश की, उससे कई ज्यादा तेजी से उस अजीब से जीव ने हम लोगों को पकड़ने की कोशिश की। वो जहां पे था वो वहां से कूद के उसी घोड़ा गाड़ी पे कूदा जहां मैंने घोड़े को घोड़ा गाड़ी से अलग किया था। वो इतने जोर से उसके ऊपर कूदा कि वो उसी वक्त टूट गया और कूदते वक्त वो और तेज से उसी आवाज को निकालने लगा जिसको सुन के मेरे सर में दर्द होने लगा था। मैं और मेरा घोड़ा बहुत तेजी से उसी तरफ भाग रहे थे और वो भी उतनी तेजी से हमारा पीछा कर रहा था। उसने हमें पकड़ने की कोशिश की। हमारे और उसके बीच की दूरी करीब 1 ही मीटर थी। भागते वक्त उसने अपना हाथ मेरे घोड़े के पिछले पैर पर मारा और वो जख्मी हो गया। जख्मी होने के बावजूद भी मेरा घोड़ा भागता रहा। उसके पैर के पिछले हिस्से से खून निकलने लगा था, लेकिन वो रुका नहीं। दर्द की वजह से मेरा घोड़ा बहुत जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन वो डर की वजह से रुका नहीं और वो क्रीचर भी खूब तेजी से हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब मेरे घोड़े ने भागने की और रफ्तार बढ़ाई तो हम लोग उस जगह से निकल आए जहां पर ढेर सारा पानी भरा हुआ था और हम लोग उसी गांव की तरफ आ गए जहां पर हम सब्जियां बांट के आए थे। और जब हमने पीछे घूम के देखा तो वो जीव वहां से गायब हो चुका था। हमारे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और डरा हुआ था। मेरा पूरा शरीर बारिश के पानी से गीला था, लेकिन उसी में ही मेरा पसीना भी निकल रहा था। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। मेरे घोड़े का खून लगातार उसके पांव से बहता जा रहा था। हमने आसपास के घर पे खटखटाया और वहां से मदद मांगी। वो लोग तुरंत हमारी आवाज निकल के बाहर भी आए और मैंने उस जीव के बारे में उन लोगों को बताया। उन लोगों ने भी मेरी बात पर विश्वास किया। उन्होंने बताया कि ऐसे जीव को झील के पास अक्सर देखा गया है, इसीलिए हम लोग रात के वक्त वहां से नहीं जाते हैं और ज्यादातर तो कोई दिन के वक्त भी वहां से नहीं निकलता है। और जब भी कोई दिन के वक्त वहां से निकलता है तो 10-15 लोग एक साथ निकलते हैं। मेरी किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी कि मैं बच गया। मेरे घोड़े का इलाज हुआ और रात में मैं घर नहीं गया। घर पे मेरे माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उसके बाद जब मैं अगले दिन घर पहुंचा तो मैंने अपने साथ घटी इस घटना को अपने माता पिता को बताया। वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता अगर मेरा घोड़ा भागता नहीं। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, वरना कुछ भी हो सकता था और शायद इस घटना के बारे में मैं किसी को बता भी ना पाता।
तो ये थी कपा को देखे जाने वाली पहली घटना। अब मैं आपको उसको देखे जाने की दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी मियो और उसके पिताजी के साथ। और अब आगे की घटना मैं आपको मियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मियो है और जब मैंने पहली बार कपा को देखा था तब मेरी उम्र करीब 10 या 11 साल की थी। उस वक्त मेरे पापा भी मेरे साथ थे। हम दोनों हॉस्पिटल से लौट रहे थे क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। शाम का टाइम था और काफी लेट हो गया था। हम उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते पे कई बार लोगों ने कपा को देखे जाने के बारे में बताया है। हम उस रास्ते से जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पापा को उस रास्ते के बारे में ढंग से पता नहीं था। उनको लगा कि ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसको देखा नहीं था और ये सब हम दोनों को बस एक अफवाह लग रही थी। तो हम लोग उसी रास्ते से जा रहे थे। उस वक्त हमारे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो मैं और पापा पैदल ही जा रहे थे। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी और मुझको चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। पापा ने मुझको बोला कि मैं कुछ देर साइड में बैठ के आराम कर लूं। हालांकि हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। पापा ने कहा हम कुछ देर यहीं पर बैठ के आराम कर लेते हैं, शायद उनको यहाँ से गुजरते हुए कोई साधन मिल जाए तो हम लोग उस पे ही बैठ के चले जाएंगे। वो रोड इतनी भी खाली नहीं थी, वहाँ से कई लोग आया जाया करते थे। हमने कुछ देर तक वहीं पर बैठ के इंतज़ार किया, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो पापा ने कहा कि हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलते हैं। उस वक्त ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, अंधेरा बस होने ही वाला था। हम लोग फिर चुपचाप उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी हमें साइड में हमें आगे जाते वक्त एक झील दिखी। जब मैंने पिताजी से बोला कि जब हम हॉस्पिटल की तरफ गए थे तब ये झील नहीं थी, तो पापा ने बोला कि शायद हम लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं। तुम सही कह रही हो, यहाँ पर ये झील नहीं थी। तभी शायद हमें इस तरफ आने जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिल रहा है। उनको लग रहा था कि शायद ये रास्ता हमें जल्दी घर पहुंचा देगा, लेकिन हम इसमें और उलझते जा रहे थे। तभी पापा ने मुझसे बोला कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। हम जब वहां से वापस लौट रहे थे तभी हमें उसी झील की तरफ एक अजीब सी चीज दिखी। वो चीज झील के दूसरी तरफ बैठी हुई थी और हमारी तरफ ही देख रही थी। वो काफी छोटा सा था। पहले हमें लगा कि शायद पेड़ के बगल में कोई पत्थर रखा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा बहुत हिलने लगा तो हम उसको देखने लगे। पहले मेरी नजर उस पत्थर की तरफ गई थी और जब वो हिला तो मैंने पापा से बोला कि पापा वहां पर कोई चीज है। जैसे ही मैंने पापा को बताया, पापा भी उसी तरफ देखने लगे। कुछ देर तक मैं और पापा वहीं पर खड़े थे। वो चीज हमारी तरफ ही देख रही थी। ऐसे किसी जीव को हमने पहली बार देखा था। उसका सर गोल गोल था। हमें पहले लगा कि वो कोई बड़ा सा कछुआ है, लेकिन जब वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर हमें देखने लगा तो हमें पता चल गया कि वो कोई राक्षस है। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वो पानी में कूद गया और हम दोनों ने उसे पानी में कूदते हुए देखा। पानी में कूदते हुए जो लहरें बन के आ रही थी, उससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो चीज तैरते हुए हमारी तरफ ही आ रही है। पापा समझ गए थे कि वो चीज क्या है। जैसे ही उन्होंने पानी की उन बनी हुई लहरों को देखा जो कि धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी, उन्होंने मुझे वहां से भागने के लिए बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा आखिर उसको देख के इतना डर क्यों गए हैं और वो भी मेरे साथ भागने लगे। मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, मैं भाग भी नहीं पा रही थी। तभी पापा ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और मुझे लेके भागने लगे। हमारे पास कुछ सामान भी था और मेरी दवाइयां भी उन्हीं सामान में थी। वो सामान भी वहीं पर ही गिर गया। मैंने पापा से बोला कि मेरे हाथ से सामान का झोला छूट गया है, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। वो बस भाग रहे थे। मैंने अपने पूरे जीवन में पापा को पहली बार इतना डरा देखा था। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। उन्होंने मुझे गोद में उठाया हुआ था और मैं पीछे की तरफ देख रही थी। वो जीव पानी से निकल के साफ साफ उसी जगह आके खड़ा हो गया जहां पर हम खड़े होके उसको देख रहे थे। मैंने पहली बार उसको ढंग से देखा। उसका मुंह
किसी चिड़िया की चोंच जैसा था और वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। वो बहुत तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था और हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक हम उससे बहुत ज्यादा आगे निकल आए थे। पापा इतनी जोर से भाग रहे थे कि मेरे पैर में और ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने उनसे रुकने के लिए बोला, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुके। वो जीव हमारे पीछे ही भाग रहा था। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा अजीब थीं। ऐसा लग रहा था कि वो हमें मार ही डालेगा। कुछ देर तक भागने के बाद वो जीव अचानक से रुक गया और दोबारा लौट के वापस चला गया। मैंने पापा से बोला कि वो जीव लौट गया है, लेकिन पापा ने तब भी मेरी बात नहीं सुनी। वो बस लगातार भाग ही रहे थे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो उस रास्ते पर नहीं पहुंच गए जहां से हमें आने जाने का साधन मिलता है। वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्होंने मुझे और अपने आप को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। जब हम लोग उस रास्ते पर आ गए तब उन्होंने मुझे अपनी गोद से नीचे उतारा। उनकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी। उनके शरीर से पसीना टपक रहा था और वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर उनको क्या हुआ है। वो इतने थके हुए थे और उनकी सांस इतनी फूल रही थी कि वो अपने मुंह से शब्द तक नहीं निकाल पा रहे थे। मुझे गोद से उतारने के बाद वो उसी जगह पर लेट गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। उनकी उस हालत को देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी आंख में आंसू आ गए थे। वहां पर हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं था। मैं चाह रही थी कि काश वहां पर हमारी मदद के लिए कोई आ जाए। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और कुछ देर बाद वहीं से ही एक घोड़ा गाड़ी गुजर रही थी। उन्होंने मुझे और पापा को देखा। मैंने उनको रोकने की कोशिश की और मैं चिल्ला रही थी। मेरी आवाज सुन के वो लोग तुरंत रुक भी गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ है। मैंने उनको पापा की कंडीशन के बारे में बताया। उन्होंने पापा को देखा और पापा को पानी पिलाया। कुछ देर वहीं पर वो लोग बैठे रहे और फिर उन्होंने पापा से पूछा कि आखिर हमें हुआ क्या है। पापा ने उन लोगों को बताया कि उन्होंने कपा को देखा है। जैसे ही पापा ने कपा शब्द बोला वो लोग भी डर गए थे। हालांकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों को भी पापा की बोली हुई बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन लोगों ने पापा से बोला कि ऐसा कोई भी जीव है ही नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से उसको देखा है और मैंने भी उस जीव के बारे में उन लोगों को बताया। तब जाके उन लोगों को मेरी बात पर विश्वास हुआ और पापा की बात पर भी। फिर उन्होंने मुझे और पापा को बोला कि हम उनकी घोड़ा गाड़ी पर बैठ जाएं और वो लोग हमें हमारे घर तक छोड़ देंगे। मैं और पापा उनकी घोड़ा गाड़ी पर बैठ गए और हम घर की तरफ जा रहे थे। मैंने पापा का हाथ पकड़ा हुआ था और वो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे थे। मैंने पापा से बोला कि आखिर वो क्या जीव था और वो कौन है। तब पापा ने मुझे कपा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो एक अजीब सा क्रीचर है जो पानी में रहता है और उसका खाना अक्सर औरतें और छोटे बच्चे होते हैं। वो छोटे बच्चों के हाथ पैर काट के खा जाता है। जब पापा ने मुझे उसके बारे में ये बताया तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि ऐसा भी कोई जीव होता है क्या। मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जो कुछ भी देखा इससे उनकी बात पर विश्वास ना करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। उस दिन अगर पापा ना होते और उन्होंने थोड़ी हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद मैं या वो बच ना पाते। जब हम घर पहुंचे तो पापा ने मम्मी को और सारे परिवार वालों को उसके बारे में बताया, उस जीव के बारे में। फिर मम्मी ने मुझे कई बातें बताई और कई अजीब घटनाएं भी बताई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और कुछ दिनों तक तो ठीक से सो भी नहीं पाई। उसका चेहरा मुझे मेरे सपने में नजर आता था और मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। उसका डर मेरे अंदर बहुत बुरी तरीके से बस चुका था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई और पापा भी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस अजीब से क्रीचर से कभी भी किसी का भी सामना ना हो। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना सोही नाम के एक लड़के के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको सोही के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सोही है और मैं जापान में अबूटा नाम की कस्बे का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 1984 में घटी थी।
ये घटना मेरे और मेरे दो दोस्तों के साथ घटी थी, जिनका नाम हारू और हारूटो था। हारू और हारूटो दोनों भाई थे। इस घटना में हारू की जान चली गई। हमारे साथ ये घटना कैसे घटी वो अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस घटना को मैं और हारूटो कभी भूल नहीं पाएंगे। मुझको और मेरे बाकी दोस्तों को मछलियां पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। हम अक्सर तालाब में मछलियां पकड़ने जाया करते थे। वहां पे और भी कई लोग मछलियां पकड़ने आते थे। दिन के वक्त लोग जल्दी से मछलियां पकड़ लेते थे और शाम तक काफी बड़ी मछलियां नहीं मिलती थीं। तो हमने सोचा कि हम सबसे पहले ही जाके इस बार मछलियों को पकड़ लेंगे। ये घटना काफी छोटी है, लेकिन हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। जहां पर वो तालाब था वहां से हमारा घर काफी दूर था, तो हमें पहुंचने में थोड़ा सा समय लगने वाला था। लेकिन इस बार हमने सोचा था कि हम उस तालाब पर जल्दी पहुंच जाएंगे, और हम उस तालाब पर जल्दी पहुंच भी गए। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक दो लोग ही आए थे। वो भी बस बैठ के अपने बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। मैं, हारू और हारूटो तीनों लोग तालाब के अंदर चले गए। हारूटो ने अच्छी अच्छी मछलियां भी पकड़ ली और वो हम अपने एक बैग में रख रहे थे, जो कि हमारे पीठ पर बंधा हुआ था। हम उन मछलियों को पकड़ के बाहर निकाल रहे थे। काफी मछलियां हमने लगभग पकड़ भी ली थी। हम तीनों लोग पानी के अंदर थे। तभी हारूटो ने बोला कि वो मछलियों को पानी के बाहर रख के आता है और फिर दोबारा आएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो तालाब के बाहर चला गया और मैं और हारू तालाब के अंदर ही थे। कुछ देर बाद हारूटो ने मुझे भी तालाब के बाहर बुलाया और मैं उसके पीछे पीछे चला गया। हारू तालाब के अंदर ही था और वो मछलियां पकड़ रहा था। हम दोनों तालाब के बाहर थे और हम जहां पर खड़े थे वहां से हमें हारू साफ साफ नजर आ रहा था। हम हारू से बात भी कर सकते थे। उसने बोला कि वो झील के दूसरी तरफ मछलियों को पकड़ने जा रहा है। हम दोनों ने उसे दूर जाने के लिए मना किया, क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा गहरा था, लेकिन वो नहीं माना और चला गया। वो पानी के अंदर तैरते हुए झील के दूसरी तरफ जा रहा था, जिसके लिए उसको गोता लगाना पड़ रहा था। वो 2-3 बार तो हमारे सामने पानी के अंदर गया, और जब वो चौथी बार पानी के अंदर गया तो बाहर नहीं आया। ये देख के हम लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। हारू तैरने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसलिए उसके डूबने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम परेशान होने लगे, क्योंकि 3 से 4 मिनट तक वो हमें दिखा ही नहीं। इतनी देर तक तो वो सांस रोक भी नहीं सकता था। जब वो हमें नहीं मिला तो हम दोनों पानी के अंदर कूदे और उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ हमने आखिरी बार हारू को देखा था। हम जब वहां पर पहुंचे तो हारू वहां पर हमें नहीं मिला। हारूटो और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गए। काफी ढूंढने पर भी जब वो हमें नहीं मिला तो हम झील के बाहर आए। वहां पर तब तक धीरे धीरे और भी भीड़ आने लगी थी। हमें परेशान देख के लोगों ने हमसे पूछा कि आखिर हमें क्या हुआ है। तब हमने हारू के बारे में उन लोगों को बताया, और हमारे साथ साथ वो भी हारू को ढूंढ रहे थे। कुछ लोग तो अपनी नाव लेकर आके उसको ढूंढ रहे थे और उसे चारों तरफ ढूंढा गया, जहां जहां उसको ढूंढा जा सकता था। सब लोगों को लग रहा था कि हारू डूब गया है, लेकिन हारू डूब नहीं सकता था, क्योंकि उसको तैरना बहुत अच्छे से आता था। लेकिन झील के उस गहरे हिस्से में जहां तक लोग जा पाए वहां तक उन्होंने हारू को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। हम काफी ज्यादा परेशान थे। तभी हमें झील के एक कोने से हारू के चिल्लाने की आवाज आई। सबने उसकी तरफ देखा और हारू वहीं पर था। उसके पैर में काफी ज्यादा बड़ा जख्म था और वो बहुत ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा था। हम भागते हुए उसके पास गए और वो एकदम शांत बैठा हुआ था। वो हमें हाथ के इशारे से दूर जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन हम उसके इशारे को समझ नहीं पा रहे थे। हम धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे थे। जब हम उसके पास पहुंचने वाले थे तभी हमें एक अजीब सा जीव दिखा। वो जीव एक मेंढक जैसा था या वो एक कछुए जैसा था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने हमारे सामने हारू को पकड़ा और पकड़ के जंगल के अंदर ले गया। वो जंगल के किस तरफ गया हमें ये तो याद है, लेकिन जंगल के उस हिस्से में वो अचानक से कहाँ गायब हो गया ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गायब ही हो गया। हम काफी ज्यादा परेशान हो गए।
वो जीव बहुत अजीब सा था। उसकी लंबाई करीब 4 से 5 इंच की थी और वो हरे रंग का था। ऐसे जीव को हम लोगों ने पहली बार देखा था। हमारे साथ साथ बाकी लोग भी हारू को उस जंगल के अंदर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हारू तो काफी ज्यादा परेशान था और मैं भी। काफी ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला तो उसको ढूंढने का काम बंद कर दिया गया और आधे लोग तो घर चले गए। मैं और हारूटो वहीं पर ही थे। हमारे घर से भी लोग आ गए थे और वो भी उसको ढूंढ रहे थे। हम काफी ज्यादा परेशान थे। थोड़ा ढूंढने के बाद हमें एक पैर का कटा हुआ टुकड़ा मिला और वो पैर का कटा हुआ टुकड़ा हारू का था। उसके पैर के टुकड़े को देख के हम सब बहुत रोने लगे और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफी ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला तो हम अपने घर चले गए। कई बार तो मैं और हारू उसको ढूंढने के लिए कई बार उस जगह गए, लेकिन ना ही वो जीव हमें दिखा और ना ही हारू। इस हादसे को हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। हमारी एक गलती की वजह से हमारा दोस्त हारू अब हमारे साथ नहीं है। वो जीव उसी जंगल में रहता था और उसी झील में ही रहता था। हम उसे कभी देख तो नहीं पाए, लेकिन वो वहीं पर ही रहता था और अपने शिकार का इंतजार करता था। ऐसी और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।